नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं ओम प्रकाश मेहरा आज आपको बीए पार्ट सेकंड के पेपर भारतीय राज्य व्यवस्था के टॉपिक सर्वोच्च न्यायालय, क्षेत्राधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायिक सक्रियतावाद का अध्ययन अध्यापन करवाऊंगा। इससे पहले हमने इस टॉपिक का आज तक जो अध्ययन किया है, ये आज तक का जो अध्ययन हमने सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता व महत्व, सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता व महत्व, पहला जो हमने टॉपिक किया था वो किया था सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता एवं महत्व। पहला जो हमारा टॉपिक हमने इस मुख्य टॉपिक में जो किया था सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता और महत्व। फिर हमने जो अध्ययन किया था सर्वोच्च न्यायालय की प्रक्रिया, संगठन, योग्यता एवं सेवा शर्तें, योग्यता एवं सेवा शर्तें तथा सर्वोच्च न्यायालय का महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय का अवस्थापन और सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, प्रक्रिया मतलब भर्ती प्रक्रिया। तो ये हमने आज तक का जो सर्वोच्च न्यायालय का अध्ययन जो इससे पूर्व वाले वीडियो में किया था वो इससे पूर्व यहाँ तक अध्ययन कर लिया था कि सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता और महत्व क्यों है और सर्वोच्च न्यायालय का संगठन कैसा है, जिसमें हमने बताया था कि देश आज़ादी के समय सर्वोच्च न्यायालय के संगठन में एक मुख्य न्यायाधीश, 7 अन्य थे। वर्तमान में 1+54 है। न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में हमने पढ़ा था। संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार नियुक्ति की जाती है। इसके लिए 1998 में कॉलेजियन आया तथा उसके बाद नई जो भर्ती आयोग अगस्त 14 में आया, जिसको 25 अक्टूबर 15 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित कर दिया। फिर हमने न्यायाधीशों की योग्यता के बारे में पढ़ा, फिर न्यायाधीशों का महाभियोग कार्यकाल के बारे में पढ़ा, फिर हमने वेतन, भत्ते और सेवा शर्तों के बारे में पढ़ा, फिर सर्वोच्च न्यायालय की उन्मुक्तियों के बारे में पढ़ा, फिर सर्वोच्च न्यायालय का अवस्थापन और फिर सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार। क्षेत्राधिकार के 3 क्षेत्राधिकार की बात हुई थी, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय और परामर्शदाता। आज जो हम करेंगे, आज जो हमारा अध्ययन रहेगा वो रहेगा न्यायालय का सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता, सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता, सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता किन किन बातों में है, सर्वोच्च न्यायालय किन चीजों में स्वतंत्र है, किस प्रकार से वो निष्पक्ष न्याय व्यवस्था को बनाए रखता है। एक स्वतंत्र न्याय व्यवस्था की निष्पक्ष न्याय प्रदान कर सकती है। अतः भारतीय संविधान द्वारा न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने का पूरा प्रयत्न किया गया है। न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाए रखने के लिए संविधान में निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई है। नंबर 1, न्यायाधीशों की नियुक्ति। नंबर 1, न्यायाधीशों की नियुक्ति। नंबर 1 आता है न्यायाधीशों की नियुक्ति। संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को सौंपा गया है, जो मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों से परामर्श प्राप्त करके न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रसंग में सर्वोच्च न्यायालय ने अक्टूबर 1998 के निर्णय के आधार पर व्यवस्था कर दी है। इस प्रसंग में सरकार या भारत के मुख्य न्यायाधीश किसी के द्वारा मनमाना आचरण नहीं किया जा सकता।
न्यायाधीशों की नियुक्ति पर समय इसे निश्चित रूप से श्रेष्ठ प्रक्रिया तथा श्रेष्ठ स्थिति कहा जाता है। नंबर 2 कार्यकाल। नंबर 2 कार्यकाल और कार्यकाल की सुरक्षा। कार्यकाल और कार्यकाल की सुरक्षा। कार्यकाल और कार्यकाल की सुरक्षा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर आसीन रहते हैं। उन्हें साधारणतः पदच्युत नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को केवल सिद्ध कदाचार या असक्षमता के आधार पर हटा सकता है, लेकिन वह ऐसा तभी कर सकता है जब इस हेतु संसद के दोनों सदनों में बहुमत द्वारा या उपस्थिति में मतदान करने वाले सदस्यों को कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित प्रस्ताव उसके समक्ष रखा जाए। पदच्युति की इस प्रक्रिया को व्यवहार में अपनाया जाना अत्यधिक कठिन है। नंबर 2 वेतन पर्याप्त और संसदीय नियंत्रण से परे। नंबर 3 वेतन पर्याप्त और संसदीय नियंत्रण से परे। वेतन पर्याप्त और संसदीय नियंत्रण से परे। न्यायाधीशों की उनकी प्रतिरक्षा तथा स्थिति को बनाए रखने के लिए उन्हें पर्याप्त वेतन दिया जाता है। अन्य भत्ते और सुविधाएं भी प्रदान की जाती है। संविधान में यह भी उपबंधित है कि वित्तीय आपात को छोड़कर अन्य किसी भी स्थिति में भारतीय न्यायाधीश का वेतन कम नहीं किया जा सकता, कम नहीं किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय को संसद के नियंत्रण में स्वतंत्र रहने की व्यवस्था की गई। उच्चतम न्यायालय के सभी जो व्यय है, सुप्रीम कोर्ट के सभी जो खर्चे हैं, वो भारत की संचित निधि से भारित होते हैं। नंबर 4 कार्य प्रणाली के नियमन हेतु नियम बनाने की शक्ति। कार्य प्रणाली के नियमन हेतु नियम बनाने की शक्ति। कार्यपालिका के नियमन हेतु नियम बनाने की शक्ति। इस दृष्टि से भी सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता है। सर्वोच्च न्यायालय कार्य प्रणाली के नियमन हेतु नियम बनाने का अधिकार है, लेकिन यह नियम संसद द्वारा निर्मित विधि के अंतर्गत होते हैं तथा इन पर राष्ट्रपति का अनुमोदन आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त इसके निर्णय या आदेश भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर न्यायाधीशों को मान्य होंगे। नंबर 5 कर्मचारी वर्ग पर नियंत्रण। कर्मचारी वर्ग पर नियंत्रण। सर्वोच्च न्यायालय भारत की कानून व्यवस्था को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय कर्मचारी वर्ग पर पूर्ण नियंत्रण होता है। न्यायाधीशों को कर्मचारी वर्ग पर नियंत्रण के अभाव में उसकी स्वतंत्रता को आघात पहुंचता है। अतः सर्वोच्च न्यायालय अपने कर्मचारी वर्ग पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त है। न्यायाधीशों को सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों द्वारा की जाती है। सेवा शर्तें भी न्यायालय द्वारा भी निर्धारित की जाती है। नंबर 6 उन्मुक्तियां। उन्मुक्तियां। नंबर 6 उन्मुक्तियां यानी छूट। आधिकारिक क्षमता में किए गए न्यायालय के निर्णयों या कार्य आलोचना से पूरे। संसद भी न्यायाधीशों को किन्हीं ऐसे कार्य जिन्हें कर्तव्य पालन करते हुए किया है विचार विमर्श नहीं कर सकती। नंबर 7 अवकाश प्राप्ति के बाद वकालत करने पर प्रतिबंध। अवकाश प्राप्ति के बाद वकालत करने पर प्रतिबंध।
वकालत करने पर प्रतिबंध। भारतीय संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश प्राप्त करने के भारत के किसी भी न्यायालय या अधिकारी के समक्ष वकालत करने से मना करता है, लेकिन संविधान विशेष प्रकार के कार्य संपादन पर इनकी नियुक्ति की अनुकंपा करता है। उदाहरणतः विशेष जांच पड़ताल या अन्वेषण करना। 1973 से 1977 पर क्रमशः श्री ए के रे, श्री एच विवेक मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय समस्त कार्यपालिका क्षेत्र अधिकारों को आघात पहुंचाने चला, लेकिन 1978 की समय में पुनः वरिष्ठता के सिद्धांत को अपना लिया गया और 2005 तक यह नियंत्रण लगातार पालन किया जाता। न्यायालय की स्वतंत्रता के लिए ऐसा किया जाना आवश्यक है। नंबर नेक्स्ट है न्यायाधीशों के लिए आचार संहिता। नया पॉइंट है न्यायाधीशों के लिए आचार संहिता। आचार संहिता, न्यायाधीशों के लिए आचार संहिता। लगभग 3 दशक से यह बात सोची जाती है कि न्यायाधीशों की आचार संहिता होनी चाहिए। 6 दिसंबर 1998 को भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में संपन्न मुख्य न्यायाधीशों के वार्षिक सम्मेलन में एक 15 सूत्री आचार संहिता बनाई गई। आचार संहिता में मुख्य बात यह थी कि प्रत्येक न्यायाधीश के लिए पद ग्रहण करने के लिए एक निश्चित समय सीमा के भीतर मुख्य न्यायाधीश के समक्ष अपनी संपदा और निवेश का अनिवार्य रूप से घोषित करना होगा, जो उसके पत्नी और आश्रितों के नाम से है। मुख्य न्यायाधीश के रिकॉर्ड के लिए इसी प्रकार की घोषणा करेंगे। न्यायाधीश अपने पारिवारिक सदस्यों को न्यायालय में वकालत करने की अनुमति नहीं देंगे। अपने न्यायालय में वकालत करने के साथ वकीलों के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं रखेंगे। आचार संहिता का उद्देश्य यह है कि न्यायाधीशों को इस बात के लिए उल्लेख करना कि सदैव जनता की निगाह में है, अतः उसके द्वारा न तो ऐसा कोई कार्य किया जाना चाहिए और न कोई ऐसी लापरवाही की जानी चाहिए जो न्यायाधीश के पद के अनुकूल नहीं है। नेक्स्ट है हमारा न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन या संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय या संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय, संविधान संरक्षण या संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य उद्देश्य यह है कि संविधान की मर्यादा के अनुसार सरकार को कार्य करने के लिए विवश करे। इस बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं सर्वोच्च न्यायिक पुनरावलोकन का तात्पर्य। पहला हमारा इसमें पॉइंट है न्यायिक पुनर्विलोकन का तात्पर्य। न्यायिक पुनरावलोकन का क्या तात्पर्य है, अर्थात अर्थ क्या है? यदि संघीय राज्य विधानमंडलों द्वारा संविधान पर अतिक्रमण किया जाता है, अपनी निश्चित सीमाओं के बाहर कानून का निर्माण करते हैं, मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून का निर्माण करते हैं, संघीय संसद या राज्य विधानसभा द्वारा निर्मित ऐसी विधि अथवा संघीय तथा राज्य प्रशासन द्वारा किए गए ऐसे प्रत्येक कार्य को सर्वोच्च न्यायालय अवैधानिक घोषित कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की यह जो शक्ति है, जो कार्य संविधान की सीमाओं के भीतर नहीं हो रहा है, उसको जो अवैध घोषित करने की, असंवैधानिक घोषित करने की जो प्रक्रिया है, असंवैधानिक घोषित करने की जो शक्ति है, उसे हम न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। हमारा न्यायिक पुनरावलोकन से तात्पर्य यह है कि
राज्य विधानमंडल, संघीय सरकारें भारत के किसी भी कानून का उल्लंघन करते हैं, मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून का निर्माण करते हैं या ऐसी विधि का कानून निर्माण करते हैं जिनको सर्वोच्च न्यायालय असंवैधानिक घोषित कर सकता है, अवैधानिक घोषित कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की ये जो स्थिति है, ये जो शक्ति है, वो न्यायिक पुनरावलोकन का मानी जाती है। अब हमारा आता है न्यायिक पुनरावलोकन का आधार। न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार। न्यायिक पुनरावलोकन अब किस आधार से किसी कानून को किया जा सकता है? इसमें दो सिद्धांत अपनाए जाते हैं। इसमें दो सिद्धांत अपनाए जाते हैं इन दो सिद्धांतों के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय सरकार द्वारा निर्मित कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। प्रथम है व्यवस्थापिका अर्थात कानून निर्माण करने वाले अंग की सर्वोच्चता का सिद्धांत। सबसे पहला जो सिद्धांत है कि का व्यवस्थापिका अथवा कानून निर्माण करने वाले अंग की सर्वोच्चता का सिद्धांत। दूसरा है संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत। ब्रिटेन में व्यवस्थापिका को सर्वोच्च माना गया, संसद की प्रभुत्व सिद्धांत को अपनाया, लेकिन अमेरिका में संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत अपनाया गया। इस संबंध में भारतीय का जो न्यायिक पुनरावलोकन है वो अमेरिका संविधान की तरफ है। तो इसलिए दो आधार पर न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। नंबर एक, व्यवस्थापिका सर्वोच्च निर्माण करने का सिद्धांत है, कानून करने वाला अंग है। दूसरा, संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत। इन दोनों आधारों पर इस बात को न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है न्यायिक पुनरावलोकन की प्रकृति और सीमाएं। न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रकृति और सीमाएं। प्रकृति और सीमाएं। प्रकृति और सीमाएं। न्यायिक पुनरावलोकन की प्रकृति क्या है? किस प्रकार की प्रकृति है जिसके आधार पर संविधान द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है? इसमें दो बातें आती है। एक तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का क्षेत्र उतना व्यापक नहीं है जितना संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसके कुछ कारण हैं जिनमें भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था संयुक्त राज्य की अपेक्षा सीमित है। क्या कारण है? नंबर एक कारण यह आता है अमेरिका संविधान संक्षिप्त है। संक्षिप्त तो होने के कारण न्यायिक पुनरावलोकन की व्यापक शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को है। दूसरा है अमेरिका का अधिकार पत्र निरपेक्ष शब्दावली में लिया गया, जबकि मानवीय अधिकार की प्रकृति होती है कि वे निरपेक्ष नहीं हो सकते। इसलिए इन अधिकारों की व्याख्या करने के लिए पुलिस शक्ति जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये दो आधार है जिनके आधार पर उनकी प्रकृति और सीमाएं निश्चित की गई है। नेक्स्ट हमारा आता है न्यायिक पुनरावलोकन की आलोचनाएं। इनकी कमियां क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन की आलोचनाएं। न्यायिक पुनर्विलोकन की आलोचनाएं। न्यायिक पुनरावलोकन की आलोचनाओं में क्या है कि न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति का प्रयोग का अध्ययन किया जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि साधारणतः सर्वोच्च न्यायालय अपनी शक्ति का प्रयोग विवेकपूर्ण ही किया है, लेकिन निर्णयों में विशेषतः 1967 में गोपालनाथ विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में ऐसी कुछ प्रवृत्तियां आई जिसने उसे आलोचना का शिकार बना दिया। इस प्रकार की आलोचनाएं हैं। नंबर एक, अनुदारवादी शक्ति के रूप में कार्य। नंबर एक आलोचना आती है अनुदारवादी
शक्ति के रूप में कार्य, अनुदारवादी शक्ति के रूप में कार्य। इसमें संदेह नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय अब तक व्यक्तिगत स्वतंत्रता और नागरिक स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों के रक्षक का कार्य किया, लेकिन यह तथ्य है संपत्ति के संबंधी प्रश्नों पर इसने यानी सर्वोच्च न्यायालय ने एक अनुदारवादी न्यायालय तथा अनुदारवादी शक्ति के रूप में कार्य किया। 1950 से 51 में जमींदारी तथा जमींदारी अनुमोदन के अंतर्गत पारित कुछ भूमि सुधारों को अवैध घोषित किया था। इसी प्रकार इसने कई निर्णय ऐसे दिए जिनके आधार पर सर्वोच्च न्यायालय को हम अनुदारवादी शक्ति के रूप में कह सकते हैं, अनुदारवादी शक्ति के रूप में कर सकते हैं। इस प्रकार हम जो न्यायिक पुनरावलोकन की आलोचनाएं हैं ये बाद में करेंगे। आज तक हम इतना ही करेंगे, इसमें मुख्य हमने जो किया है न्यायालय की स्वतंत्रता, न्यायाधीशों की नियुक्ति, कार्यकाल की सुरक्षा, वेतन पर्याप्त संसदीय सुरक्षा से परे, कार्य प्रणाली के नियम बनाने की शक्ति, कर्मचारी वर्ग का नियंत्रण, उन्मुक्तियां, अवकाश प्राप्ति के बाद वकालत करने के प्रतिबंध, न्यायाधीशों की आचार संहिता, न्यायिक पुनरावलोकन और संविधान संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन से तात्पर्य और न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत दो सिद्धांत, न्यायिक पुनरावलोकन की प्रकृति और सीमाएं। थैंक यू, धन्यवाद।